प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला की क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आपको लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था, जो हमने दो क्लासेस पार्ट ए में डिवाइड की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज पार्ट बी पा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था वो था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कैसे कर, उसकी ब्लॉक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रिंटर क्या है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे, उसके यूनिट्स क्या क्या हैं, उसको सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमारे पास डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम, और इनकी आपस में कन्वर्जन कैसे होती है, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेमोरी से। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज जस्ट ए स्टोरेज लोकेशन। मेमोरी क्या है? एक सिर्फ स्टोरेज लोकेशन है जहां पे आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, जहां पे आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। तो एक स्पेस है जहां पे आप कोई भी चीज रख दो। एग्जांपल के तौर पे आप जहां पे आप कुछ भी चीज रख सकते हो, बट कंप्यूटर में आप डेटा और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में ही रख सकते हो। तो जो जो भी प्रोसेस्ड डेटा होता उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल बोलूं डेटा की क्या एग्जांपल है, इंस्ट्रक्शंस की क्या एग्जांपल है। डेटा हमारे पास कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका सॉन्ग है, कोई भी आपकी वीडियो फाइल है, वो सारा आपका डेटा है। चाहे आपका डेटा वर्ड में लिखा हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में है, वो सारा एक डेटा है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो हमने कंप्यूटर को दी होती है कोई काम करवाने के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है कि हमें कोई काम करना है, तो उसमें कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एमएस ऑफिस में, म्यूजिक प्लेयर में, गेम्स में, एडोब रीडर में। ये अलग अलग आप सॉफ्टवेयर्स के नाम से भी जानते हो। तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली है क्या, या प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में आएंगे। तो अब और क्या करता है मेमोरी? मेमोरी में इंटरमीडिएट रिजल्ट भी स्टोर होते हैं। हम कोई भी प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करवाने की जरूरत पड़ी तब भी हम मेमोरी में स्टोर होगा। चाहे आप फाइनल, जो भी फाइनल आउटपुट होगी उसका भी रिजल्ट आपको स्टोर करवाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो नंबर हैं, ए और बी। ए और बी, ए को 10 है, बी की वैल्यू अगर मैं 20 ले लूं, ये टेम्परेरी मैंने स्टोर करवाए पहले मेमोरी में, ए भी स्टोर करवा ले मेमोरी में, बी भी स्टोर करवा ले। प्रोसेसिंग के लिए मुझे कहाँ लेके जाना पड़ा इसको? सीपीयू में। प्रोसेसिंग हुई, फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट मैंने मेमोरी में स्टोर करवा दिया। किस में स्टोर करवाया था? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी में, सी में स्टोर करवा लिया था। अब जो भी उसकी आउटपुट हमें मॉनिटर पे देखनी है तो हमने आउटपुट डिवाइस के थ्रू बाहर भेज दी। तो बेसिकली ये पर्पस है मेमोरी का, बेसिकली डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाना, टेम्परेरी चाहे परमानेंटली। दो टाइप्स की मेमोरी है हमारे पास। कौन कौन सी? हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को आगे फर्दर रैम और रोम में डिवाइड किया गया है। सेकेंडरी मेमोरी की अलग अलग एग्जाम्पल है। जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या है। बाकी ये चीज़ें मैं बाकी कोई चीज़ आपको क्लासेस में, जो भी हर घर पाठशाला के माध्यम से आपको क्लास हुई है वो उसमें आपको सब चीज़ें बताई होंगी। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करने के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। हो सकता है आपको रैम और एस रैम और डी रैम भी एक्सप्लेन किया हो, पी रोम ई पी रोम क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हो।
बट मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा। एक्सप्लेन में ज़्यादातर इन चीज़ों को करवाऊंगा आपको, ताकि समझ आ जाए, क्वेश्चन देख के आप पेपर में लिख सको। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेमोरी है, ये आप देखो, ये आपकी सीपीयू की मेमोरी है, ये सीपीयू के बाहर की मेमोरी है। कौन कौन सी? एक मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, पीएम मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मतलब एसएम, सेकेंडरी मेमोरी। जब सीपीयू कोई भी डेटा चाहिए होता है, एक्सेस करना है, तो वो क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है। किसका एड्रेस? मेन मेमोरी का एड्रेस। अगर वो डेटा मेन मेमोरी में नहीं है, तब मेन मेमोरी रिक्वेस्ट करती है सेकेंडरी मेमोरी से कि मेरे पास डेटा नहीं है, मुझे इस डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो इस एड्रेस से मुझे डेटा दे दो। ये भी एक एड्रेस भेजता है, तो इसको द्वारा से डेटा भेज देता है ये सेकेंडरी मेमोरी। फिर जो रिक्वेस्ट किया होता है सीपीयू ने द्वारा से वापस भेज देता है सीपीयू। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश, ये सिर्फ फास्ट एक्सेस करवाने के लिए यूज की जाती है। सीपीयू काफी फास्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी काफी स्लो होती है, इस वजह से ये सारी मेमोरीज की जरूरत पड़ी है। अब एक क्वेश्चन है कि इसको प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहा गया? उसका रीजन सिर्फ ये है कि सीपीयू जो जनरेट करता है, सीपीयू के लिए सबसे पहले मेन है, उसके बाद ये है। सबसे पहले जो एड्रेस जनरेट करेगा वो मेन मेमोरी का एड्रेस जनरेट करेगा। अगर वहां नहीं मिलता तब सेकेंडरी में जाना है, अदरवाइज नहीं जाने की जरूरत। इस वजह से इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। अब मेन मेमोरी है क्या, क्या करता है ये? इसको प्राइमरी मेमोरी क्या पता है, आपको मेन मेमोरी बोलते हैं या इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है किसके थ्रू? मेन मेमोरी के थ्रू। और जो भी सीपीयू ऑलवेज एड्रेस जो जनरेट करता है वो मेन मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है। होता क्या क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स जो करंटली चल रहे होते हैं, या डेटा जो करंटली यूज किया जा रहा होता है, वो टेम्परेरी डेटा इसमें स्टोर होता है मेन मेमोरी में। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप की मेमोरी है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप की मेमोरी है, इट मीन्स कि ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं काम करेगी, विदाउट पावर सप्लाई नहीं काम करेगी। तो इट मीन्स कि जो भी इसका डेटा है, जैसे ही लाइट ऑफ होती है, पावर ऑफ होती है, इसका डेटा खत्म हो जाता है। रैम और इस रोम, बेसिकली इसकी दो टाइप्स है। रैम और रोम दो टाइप्स है। अब आ जाते हैं रैम क्या होती है। रैम आपको पता है, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है कि आप किसी भी डेटा को, जो भी रैम में डेटा है, रैम मेमोरी में जो भी डेटा है, उसको आप किसी भी टाइम पे कोई भी डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। मींस की इक्वल स्पीड पे, इक्वल स्पीड पे हर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्टोर करता है रनिंग प्रोग्राम्स एज वेल एज डाटा फॉर द प्रोग्राम्स। ये वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक है। जैसी पावर सप्लाई बंद की, इसका डेटा डिलीट। इस वजह से इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। टेम्परेरी डेटा भी इसी वजह से कहते हैं कि डेटा अगर इसको पावर सप्लाई नहीं है तो डेटा नहीं स्टोर करवा पाएगा, इसलिए इसको टेम्परेरी डेटा कहते हैं। डायग्रामेटिकली अगर फिजिकली आपने देखनी है तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है आपको सिस्टम में। रैम, एस रैम और डी रैम, इसकी दो टाइप्स है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम आपकी एज ए फॉर्म ऑफ कैश मेमोरी इंप्लीमेंट की जाती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ये डी रैम, ये एग्जांपल है डी रैम की, जिसको आप डायरेक्टली रैम भी बोलते हो, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रोम क्या होती है। रोम की फुल फॉर्म, अच्छा एक और चीज मैं भूल गया, रैम में
रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं डेटा को। रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट रोम की बात आ जाती है, रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इसमें सिर्फ डेटा जो है रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। राइट सिर्फ कब किया जा सकता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब कंपनी रोम को बनाती है, तब उसी टाइम पे इसमें सॉफ्टवेयर ऐड किया जाता है, उसके बाद ऐड नहीं किया जा सकता। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल, बट मैंने तो बोला ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, ये तो पावर के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये कैसे काम करती है, ये काम करती है विद द हेल्प ऑफ सीमोस बैटरी। इस वजह से ये नॉन वोलेटाइल है, इसमें जो डेटा डाल दिया वो डिलीट नहीं होगा अनटिल सीमोस बैटरी काम कर रही है। वोलेटाइल मतलब कि इसका जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, पावर बंद करने से इसका डेटा डिलीट नहीं होगा। उसके बाद इट रिटेन्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ। क्लियर है ये चीज। और अब रोम में स्टोर क्या होता है, रोम में स्टोर होता है, रोम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंप्यूटर लाइक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। इट कैन नॉट मॉडिफाई इजिली। बूटस्ट्रैप, जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होती है, वो आपका स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। अब उसको कैसे स्टार्ट करना है, वो इनिशियलाइज कौन करता है, वो कौन स्टार्ट करवाता है, वो स्टार्ट करवाता है रोम। ओके, तो ये बेसिक फंक्शन है, ये चीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। रोम की 3 टाइप्स है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। पी रोम क्या है कि इसमें एक बार जो डेटा राइट कर दिया उसको दोबारा से रिमूव नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते उसमें से डेटा, नॉन इरेजेबल है इसमें से डेटा। और ईपी रोम में से डेटा हम एक बार राइट कर दिया दोबारा से रिमूव कर सकते हैं, पर सारे का सारा डेटा, या तो बिल्कुल नहीं डेटा डिलीट कर सकते, या सारे का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। ईपी रोम में क्या है, ईईपी रोम में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। इसमें डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। मतलब कि इसमें डेटा सिलेक्टिवली राइट डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसमें सिलेक्टिवली इरेज की ऑप्शन नहीं थी, इसमें सिलेक्टिवली इरेजेबल की ऑप्शन है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देती है आपको दोनों मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको बता दिया, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं, या बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं, अलग अलग नेम है इसके। ये काफ़ी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी स्लो होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो काफ़ी फास्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी काफ़ी स्लो होती है। इट कैन, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इट कैन स्टोर एंड रिटेन डेटा इवन पावर इज ऑफ। चाहे आपकी पावर बंद भी हो जाए तो ये डेटा स्टोर करके रखती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इट इज ओनली, ये जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, ये किसकी हेल्प से यूज की जाती है, प्राइमरी मेमोरी की हेल्प से यूज की जाती है। बाद में अगर कोई डेटा प्राइमरी मेमोरी में नहीं प्रेजेंट, तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे डेटा की ज़रूरत है।
इस डायग्राम में इससे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास ये डेटा नहीं है तो मुझे डेटा प्रोवाइड किया जाए। तो सेकेंडरी मेमोरी इसको प्राइमरी मेमोरी को डेटा देगी जो रिक्वेस्ट किया होगा। तो ये बेसिकली इसका काम है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, रिमूवेबल डिस्क जिसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं आप, कार्ड रीडर्स कार्ड, मेमोरी कार्ड भी बोलते हो आप, मैग्नेटिक टेप। इनकी मैं कुछ एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क जो पहले यूज़ की जाती है। ये फेल क्यों हुई? बिकॉज ये जो मेमोरी इसकी थी स्टोरेज कैपेसिटी वो सिर्फ 1.44 MB कैपेसिटी थी मैक्सिमम। उसके बाद आई आपकी CD DVD, ब्लूरे डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इनका टाइम आया। बट ये भी फेल इसी वजह से होगी बिकॉज कि जो इसमें डेटा था वो ज़्यादा स्टोर नहीं करवा पाता था, लिमिटेड था उसमें भी। तो उसकी वजह से फिर आई हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव भी आई, पेन ड्राइव अभी भी चलती है, पोर्टेबल के लिए यूज़ की जाती है। हार्ड डिस्क जो है हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में ये चीज़ होती है, हार्ड डिस्क जो परमानेंटली डेटा स्टोर करवाने के लिए। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। बाहर से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की नज़र आएगी, बट अंदर से जब आप खोलोगे तो ये सर्कुलर डिस्क की तरह दिखाई देगी। पर ये डिस्क नहीं होती, ये होती है प्लेटर्स, ये होती है प्लेटर्स। मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ, राइट। और एक और आपने एग्जांपल बता देता हूँ। ये आपने मैग्नेटिक टेप जो पहले टाइम पे वीडियोस जस्ट सॉन्ग सुनने के लिए कैसेट्स यूज़ की जाती थी, ये भी फेल इसी वजह से होगी, स्पेस और रीज़न एक और था कि ये जल्दी ख़राब हो जाते थे। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, हार्ड डिस्क क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्ड डिस्क ड्राइव, व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। क्यों मैग्नेटिक डिस्क? क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में डेटा रीड करती है या डेटा राइट करती है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करती है, चाहे डेटा को स्टोर करवाना है चाहे डेटा को रिट्रीव करवाना है। हार्ड डिस्क हैज ए मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड सर्कुलर प्लेट। ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं ये वेयर द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड और कॉल्ड प्लेटर्स। डेटा जो स्टोर किया जाता है प्लेटर्स पे स्टोर किया जाता है। हर प्लेटर के दो रिकॉर्डिंग सरफेस होते हैं। आपको ये कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये है प्लेटर्स, ये वाली चीज़ ये प्लेटर है। प्लेटर के बीच में जैसे डिस्क के बीच में एक होल होता है ना, उसी तरह इसके बीच में होल होता है। और जितने भी प्लेटर्स, प्लेटर्स 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ये प्लेटर्स को आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल। डेटा रीड और राइट कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ हेड। और ये जो हेड है किसके साथ अटैच्ड है? एक्चुएटर आर्म। ये एक्चुएटर एक्सिस घुमाने के लिए इसको पावर सप्लाई दी है इसके साथ, यहां पे पावर सप्लाई दे रखी, राइट। अब ये चीज़ें तो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपके पास ये एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मतलब कि ये कलेक्शन ऑफ प्लेटर्स है, 1 2 3। आपके पास 3 प्लेटर है, हर प्लेटर के 2 सरफेस है, एक ये ऊपर वाला एक इसके नीचे वाला, टॉप और बॉटम। हर एक सरफेस को ये हर एक प्लेटर्स को 2 सरफेस में डिवाइड किया गया है और दोनों सरफेस का कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हर एक सरफेस को एक पहले ट्रैक्स में डिवाइड किया गया, ये ट्रैक्स है, ये ट्रैक्स है। उसके बाद हर ट्रैक को फर्दर सेक्टर में डिवाइड किया गया। ये देखो
सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो हार्ड डिस्क के बारे में जो डेटा रीड और राइट होना है वो इसकी फॉर्म में होना है। ये आपका रीड राइट हेड है, यही डेटा रीड करेगा, यही डेटा राइट करेगा, और डेटा स्टोर होगा सेक्टर की फॉर्म में। कहाँ पे? प्लेटर्स पे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना सा ही। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये मेमोरी का कंसेप्ट मैंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट आपके पास यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आपने हमारे पास अगर आप हाइट मेजर करनी है, आपके पास हाइट मेजर करने के लिए सेंटीमीटर में कर सकते हो, इंचेस में कर सकते हो, फीट में कर सकते हो, हाइट मेजर की जा सकती है। डिस्टेंस मेजर करना है आपको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, आप इस तरह से अलग अलग चीज़ें मेजर किए कर सकते हैं। बट अगर कंप्यूटर में जो डेटा है उसको मेजर करना है, वो कैसे करना है? उसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 0 और 1। तो इसकी अगर मैं एक बिट की बात करूं तो मेरे पास 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों में से एक हो सकती है, मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं 4 बिट्स की बात करूं, यहां पे 4 बिट्स की बात, 2 बिट्स, चलो 2 बिट्स की बात करता हूं। 2 बिट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 00011011, इस तरह लिख सकता हूं। तो मतलब कि 2 की क्या हुई? 4 पॉसिबिलिटीज। 8 की करूंगा तो मैं 8 पॉसिबिलिटीज, मतलब कि कह सकता हूं अगर मेरे पास सॉरी 2 की, अगर मैं एक बिट लेता हूं तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 2 लेता हूं तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी, 2 बिट्स। अगर मैं 3 लेता हूं तो 8 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली अगर मैं 10 लेता हूं 10 लेता हूं तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 1024। अब एक बिट में बाइनरी सिंगल जो है, एक बिट सिर्फ एक बिट डेटा स्टोर कर सकता है। सिर्फ एक बिट डेटा स्टोर कर सकता है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल बिट्स होंगी तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। 1 bit can store only 2 values. There are therefore combined together into large unit in order to hold greater range of values. एक बिट मतलब बाइनरी डिजिट, 8 बिट यानी कि एक बाइट, 1024 बाइट्स मतलब 1 KB, 1024 KB यानी कि 1 MB, 1024 KB MB यानी कि 1 GB। अब मैं एक सिंपल सा, अच्छा एक और चीज़ है, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। ये चीज़ें आपको डिटेल में बताई होंगी, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, राइट। तो ये मैं हाईएस्ट जो आपका हाईएस्ट मेमोरी यूनिट्स होता है वो होता है जी ऑफ बाइट। अच्छा 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 2⁻10 भी लिख सकते हैं। 1 बाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, मीन्स की 2⁻3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8 बिट्स, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर बेसिकली अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर अबाउट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। जो भी हमने कंप्यूटर से कोई काम करवाना है
तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, चाहे आपकी PHP लैंग्वेज हो, चाहे आपकी C लैंग्वेज हो, चाहे आपकी जावा लैंग्वेज हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं टू सॉल्व ए पर्टिकुलर, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर कोई एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह लिखना है तो उसके लिए आपके पास MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल। गूगल क्रोम है इंटरनेट चलाने के लिए, मोजिला फॉर फायरफॉक्स है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, व्हाट्सएप आपको चैट करने के लिए, कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के लिए, टेलीग्राम सॉफ्टवेयर है, अडोब फोटोशॉप फोटो एडिट करने के लिए, एंटीवायरस आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी एप्लीकेशंस, किसी पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पैकेजेस और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं, हमारे सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी को भी इन्हांस करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, किसको, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। इस वजह से ये सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आपके पास बता दिए मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी यूजर की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना हुआ है, वो सिस्टम की हेल्प थोड़ी कर रहा है, वो आपके यूजर की हेल्प कर रहा है। उसी तरह से एक्सेल है डाटाबेस मैनेज करने के लिए, उसके बाद मल्टीमीडिया आपके सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए, वो आपकी हेल्प कर रहा है, यूजर की हेल्प कर रहा है, किसी सिस्टम की थोड़ी हेल्प कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट in a number depends upon its position within the number। यानी कि एक नंबर है, उसकी जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं नंबर लेता हूं 257, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसको बोल सकता हूं 257। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं 257, अगर 257 की बात करूं तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, ये 200 है, ये 50 है, ये 7 है। ऐसे भी बोल सकता हूं 257। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 × 10⁻²। इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 10⁻1। इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 10⁻0। बन गया हमारा। अगर सभी का सम करूंगा मैं तो हमारे पास 257 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है, हर एक की पोजीशन स्पेसिफाई कर रही है कि ये कौन सी पोजीशन पे एक नंबर है। अब हमारे पास कोई भी नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले जो होगा वो कोई नंबर होगा, ठीक है, उसकी पोजीशन बताएगी, उसकी जो पोजीशन वैल्यू होगी 0 होगी, उससे अगले की 1 होगी, उससे अगले की 2 होगी, उसके अगले 3 4 5 6 7 ऐसे। अगर फ्रैक्शनल में जाएंगे
तो जो पहले पे होगा उसकी पोजीशन होगी -1, आगे की होगी -2, फिर -3, -4, -5, राइट। तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका बेस। बेस मतलब कि इसमें टोटल कितनी वैल्यूज है। अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो उसमें 10 वैल्यू हो सकती है, बाइनरी की बात करूं तो उसमें दो वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। तो हमारे पास बाइनरी जो है, बाइनरी में कितनी वैल्यूज है? 2। ऑक्टल में कितनी है? 8। और डेसिमल में कितनी है? 10। हेक्साडेसिमल में 16। सिलेबस में सिर्फ ये है हमारे। बेस क्या है? आर क्या है हमारे पास? 2। यहां पे कितना है? 10। और जो वैल्यूज होंगी हमेशा याद रखना, जीरो से लेके R-1। अगर बेस 10 होगा तो 0 से लेके 9 तक वैल्यूज। अगर बेस 10 हुआ तो वैल्यूज कितनी होंगी? 0 से लेके 9 तक। अगर 8 हुआ बेस तो 0 से लेके 8-1 7 तक वैल्यू, 0 से लेके 7 तक। अगर 16 हुआ तो 0 से लेके 15 तक, R-1 टोटल वैल्यूज। ये चीजें आपने पढ़ ली हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं। अब नेक्स्ट आपको आ जाता है आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वैसे मैंने बता दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। कितनी वैल्यूज है? 10। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 9। ये पोजिशनल वैल्यू क्या है? इसकी पोजिशनल वैल्यू है 0, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। इधर कितनी है? -1, -2, -3। किसकी? बेस हमारे पास क्या आएगा? रेडिक्स 10। 10 की पावर है ये डेसिमल पॉइंट है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये पोजिशनल वेट्स वैल्यूज है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी 2 × 10⁻³ ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बाइनरी वैल्यू। सेम इसी में भी यही है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। दो वैल्यूज है 0 और 1। बेस कितना है? 2। इसकी जो पोजिशनल वैल्यू वो डिपेंड करती है ये वाली 2⁻3, 2⁻2, 2⁻1, 2⁻0। ये पोजिशनल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट आपके पास कि बाइनरी नंबर से, हमारे पास एक बाइनरी नंबर दे रखा है, बाइनरी नंबर दे रखा है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। सबसे पहले ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, हमने कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। डेसिमल में कितना बेस आएगा? 10। 1 × 2⁴, 1 × 2⁻3, 0 × 2⁻2, 1 × 2⁻1, 0 × 2⁻0। अगर मैं पोजिशनल वैल्यू की बात करूं, यहां आएगी 0, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। कितनी पावर? 2 की पावर। अब 0 वाले कैंसिल कर दो, 0 वाले कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बाकियों को ऐड करो। 16 + 8 24, 2 26, 26 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास नंबर है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये नंबर है 87, इसको हम 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 43। 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1। फिर 2 से डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया? 21। क्वोशिएंट 21 आ गया और रिमाइंडर कितना आ गया? 1। फिर 2 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 1 और ये आ गया 10। फिर 2 से डिवाइड किया 5, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 और फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 और 1। और लिखना कैसे हमने? नीचे से ऊपर को। ये आपका आएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
ये जो है वो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो दोबारा से मैं लिख के बताऊं आपको, तो ये आएगा 1 0 1 0 1 1 1। ये आपका बाइनरी नंबर में आ गया। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको क्लास समझ आई होगी, क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे। अब आपकी नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।